नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम मेवाड़ राज्य का इतिहास पढ़ेंगे और मेवाड़ राज्य के इतिहास के अंतर्गत आज हम मेवाड़ के दो महाराणाओं के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम है महाराणा मोकल और महाराणा कुंभा। जो लास्ट हमने पढ़ा था मेवाड़ के इतिहास में, हमने महाराणा मोकल तक पढ़ लिया था, यानी हमने महाराणा क्षेत्र सिंह तक पढ़ लिया था। और उसके बाद में हम आज जो अध्ययन करेंगे, आज जो हम पढ़ेंगे, पहले महाराणा मोकल के बारे में पढ़ेंगे जो महाराणा कुंभा जी के पिताजी थे, और उसके बाद में हम आज पढ़ेंगे राणा कुंभा के बारे में या महाराणा कुंभा के बारे में। तो आइए चलते, हम पहले पढ़ते हैं महाराणा मोकल जी के बारे में और उसके बाद में पढ़ते हैं हम कुंभा जी के बारे में। सबसे पहले देखिएगा, जो राणा मोकल है यानी महाराणा जो मोकल है, ये राणा मोकल या महाराणा मोकल शासक कब बनते हैं मेवाड़ के। इनका जो कार्यकाल था वो कार्यकाल लगभग 12 वर्षों का ही था। महाराणा मोकल ये जब शासक बने थे, ये शासक बने थे सन 1421 में, और इनकी जो मृत्यु होती है वो मृत्यु होती है 33 में। यानी इनका जो कार्यकाल है वो छोटा ही कार्यकाल है। और इनका जो विवाह हुआ था, यानी हम यूं कह सकते हैं राणा मोकल का जो विवाह होता है वो आबू की परमार राजकुमारी से होता है, और इन्हीं से जिसका जन्म होता है उनका नाम है राणा कुंभा। लेकिन महाराणा मोकल जिस संधि की शर्त के अनुसार मेवाड़ के शासक बने थे, वो संधि कभी इनके मामा जी ने की थी जिनका नाम था रणमल। मेवाड़ का शासक था जिसका नाम था राव रणमल, और राव रणमल ने अपनी पुत्री हंसाबाई का विवाह किया था राणा लाखा के साथ में। राणा लाखा के साथ में विवाह करने की जो शर्त थी वो शर्त ये थी कि इनसे उत्पन्न पुत्र मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी बनेंगे। इस प्रकार ये मेवाड़ के अगले क्या बने, उत्तराधिकारी बने। ये राजा बने थे। इनका जो सामान्य परिचय पढ़े तो इनकी जो माता थी, माता का नाम क्या था, इनकी माता का नाम था हंसाबाई। इनकी माता का नाम क्या था, हंसाबाई। हंसाबाई कहाँ की थी, मारवाड़ की राजकुमारी थी। राव रणमल की बहन थी और राव चुंडा की क्या थी, पुत्री थी। इनके जो पिता थे वो पिता कौन थे, इनके जो पिता थे उनके पिता का नाम था राणा लाखा या लक्ष्य सिंह। राणा लाखा या लक्ष्य सिंह। इन दोनों का जब विवाह हुआ था हंसाबाई और राणा लाखा का, तब विवाह की एक शर्त थी। राव रणमल जो मारवाड़ का युवराज था, जब उनको राज्य से निष्कासित कर दिया जाता है, तब वो अपनी बहन हंसाबाई को लेकर मेवाड़ में आते हैं और राणा लाखा के साथ में विवाह कर देते हैं। देखिएगा, इनकी जो पत्नी थी, पत्नी का नाम क्या था, इनकी जो रानी थी, रानी का नाम क्या था। इनका जो विवाह होता है वो रानी किसके साथ में होता है, रानी सौभाग्य देवी के साथ में होता है। सौभाग्य देवी के साथ में। सौभाग्य देवी इनकी क्या थी, रानी थी, यानी इनकी पत्नी थी। सौभाग्य देवी और राणा लाखा से, राणा मोकल से ही एक पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम क्या है, महाराणा कुंभा है। अब देखिएगा, इनके शासनकाल की जो प्रमुख घटनाएं हैं, प्रमुख घटनाएं क्या क्या है। जब ये शासक बनते हैं उस समय जो राजधानी थी वो राजधानी क्या थी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग थी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर कभी अधिकार किसका हुआ, मालवा के परमारों का अधिकार रहा था। और मालवा का एक परमार शासक था जिसका नाम था राजा मुंज। राजा मुंज ने सामंत सिंह के शासनकाल में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया था, लेकिन कुमार सिंह ने राजा भोज को हराकर इस दुर्ग पर पुनः अधिकार कर लेते हैं। लेकिन राजा भोज ने एक मंदिर का निर्माण करवाया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, और उस मंदिर का नाम था त्रिभुवन नारायण मंदिर। जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मंदिर है जिसका नाम क्या है, त्रिभुवन नारायण मंदिर। इस त्रिभुवन नारायण का मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो भोज परमार ने करवाया था। इस कारण इसी मंदिर का नाम क्या है, भोज मंदिर। इस मंदिर का इन्होंने पुनः निर्माण करवाया। तो इन्होंने जिस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया, भोज मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। भोज मंदिर का इन्होंने क्या करवाया, पुनः निर्माण करवाया। और पुनः निर्माण करवाने के बाद में इस मंदिर का जो वर्तमान में नाम रखा गया था वो वर्तमान में नाम शमिदेश्वर मंदिर है। भगवान शिव का ये शिवालय है, और इसी मंदिर में राणा कुंभा ने कभी बैठकर भगवान शिव की आराधना की थी, करवाया, तथा इसका नाम शमिदेश्वर मंदिर रख दिया। इसका नाम शमिदेश्वर या मोकल ने इसका पुनः निर्माण करवाया, इस कारण मोकल मंदिर रख दिया, और इसका नाम शमिदेश्वर या मोकल मंदिर रख दिया। इनके शासनकाल की जो प्रमुख घटना है, पहली घटना यही है कि इन्होंने इस मंदिर का नाम बदलकर क्या रख दिया, शमिदेश्वर मंदिर या मोकल मंदिर रख दिया।
इनके बाद में जो इनके शासन की जो प्रमुख घटनाएं हैं, प्रमुख घटनाओं में ये एक अभियान ले जाते हैं, गुजरात अभियान, झीलवाड़ा नामक स्थान पर। लेकिन इससे पहले यदि हम बात करें इनके दरबारी विद्वानों की, तो इनके जो दरबार में जो विद्वान रहते थे वो दरबारी विद्वान कौन कौन थे? कई बार जो प्रश्न आता है वो अधिकांश यहीं से आता है, साहित्य में से या स्थापत्य कला में से ही प्रश्न आता है। राजनीतिक इतिहास से बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं। इनके दरबार में दो विद्वान थे, एक का नाम था योगेश्वर भट्ट, एक का नाम था योगेश्वर भट्ट, और दूसरा इनके जो दरबारी विद्वान थे जिनका नाम था विष्णु भट्ट। योगेश्वर भट्ट और विष्णु जो भट्ट थे वो किसके दरबारी थे? राणा मोकल के दरबारी थे। इनके दरबार में जो प्रसिद्ध शिल्पी रहते थे वो प्रसिद्ध शिल्पी कौन कौन रहते थे? इनके दरबार के जो प्रमुख शिल्पी थे वो प्रमुख शिल्पी कौन कौन थे? इनके जो दरबार के जो प्रमुख शिल्पी थे वो प्रमुख शिल्पी में एक नाम आता फन्ना का, एक नाम आता पन्ना का। मन्ना, फन्ना और फन्ना, पन्ना और मन्ना, ये इनके प्रमुख क्या थे? शिल्पी थे। आपसे पूछ लिया जाता है जो महाराणा मोकल थे, महाराणा मोकल के दरबार में जो दो विद्वान रहते थे कौन कौन है? या योगेश्वर भट्ट या फिर जो भट्ट विष्णु या विष्णु भट्ट है, ये किसके दरबारी थे? राणा मोकल के दरबारी थे। राणा मोकल की दरबार में दो प्रसिद्ध शिल्पी रहते थे, तीन प्रसिद्ध शिल्पी रहते थे, फन्ना, पन्ना और मन्ना। ये राणा मोकल के दरबारी प्रमुख शिल्पी माने जाते हैं। इनकी जो माता थी हंसाबाई थी और इनके पिता थे वो कौन थे? लाखा। इनकी पत्नी का नाम सौभाग्य देवी, आबू की परमार राजकुमारी थी। इन्होंने भोज शासक था परमार का, परमार वंश का शासक था, मालवा का शासक। इन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मंदिर बनवाया। इस मंदिर का इन्होंने क्या करवाया था? पुनः निर्माण करवाया था। इनके काल की जो प्रमुख घटना होती है वो प्रमुख घटना होती है झीलवाड़ा अभियान। इनके काल की जो प्रमुख घटना है वो घटना है झीलवाड़ा अभियान। और ये झीलवाड़ा जो अभियान है ये अभियान लेकर जाते हैं कब? सन 1433 में। और सन 1433 में इस अभियान के दौरान इनकी क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। जो झीलवाड़ा है वो झीलवाड़ा कहाँ पर है? गुजरात में। ये अभियान कहाँ से लेकर गए थे? ये अभियान लेकर गए थे मेवाड़ से। ये मेवाड़ से गुजरात के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिए या गुजरात पर विजय प्राप्त करने के लिए अपनी सेनाओं के साथ में ये रवाना होते हैं गुजरात की ओर। लेकिन जब गुजरात की ओर जाते हैं तब बीच में एक स्थान आता है जिसका नाम है झीलवाड़ा स्थान। ये इंपॉर्टेंट है, झीलवाड़ा। और जो झीलवाड़ा स्थान है ये झीलवाड़ा स्थान वर्तमान में किस राज्य का है? गुजरात का है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा पेड़ था ऐसा कहा जाता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्या था? पेड़ था। इस पेड़ के नीचे शाही सेना विश्राम कर रही थी। जिस समय ये झीलवाड़ा स्थान पर थे उस समय राणा क्षेत्र सिंह के दासी के दो पुत्र भी थे। राणा क्षेत्र सिंह की दासी के दो पुत्र थे। एक का नाम था चाचा और दूसरे का नाम था मेरा, और तीसरा इनका एक सहयोगी था जिसका नाम था मेपा पंवार। ये इनके यहाँ पर तीन व्यक्ति थे, चाचा और मेरा। ये राणा क्षेत्र सिंह की दासी के पुत्र थे, दासी का नाम था खातिन। और एक व्यक्ति इनका जो सहयोग कर रहा था इन दोनों का, और उसका नाम क्या था? मेपा पंवार। इस झीलवाड़ा अभियान में इस दौरान चाचा और मेरा मेपा पंवार के कहने पर राणा मोकल की इस स्थान पर क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। किसकी हत्या कर दी जाती है? राणा मोकल की इस झीलवाड़ा स्थान पर हत्या कर दी जाती है। और इनकी जो हत्या होती है वो हत्या होती कब है? सन 1433 में। लेकिन जिस समय राणा मोकल की हत्या की गई थी उस समय राणा मोकल का जो पुत्र था जिसका नाम था कुंभा, और कुंभा इसी स्थान पर था। हत्या के बाद में जो कुंभा थे महाराणा कुंभा, और महाराणा कुंभा इस स्थान से भाग कर कहाँ आ जाते हैं? मेवाड़। और उस समय मेवाड़ की जो राजधानी थी वो राजधानी कहाँ थी? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। राणा कुंभा चित्तौड़गढ़ जब दुर्ग में आते हैं और उस समय जो यहाँ की जो राजमाता थी उस राजमाता का नाम था हंसाबाई। देखिएगा, हंसाबाई का जो भाई था उस भाई का नाम था राव रणमल, और राव रणमल इसे कभी लेकर आया था राणा लाखा से विवाह करवाने के लिए। और उसके बाद में राव रणमल चला जाता कहाँ पर? मारवाड़ में इसका जो छोटा भाई था कान्हा वो शासक बना था आरंभ में, लेकिन कान्हा की मृत्यु के बाद में मारवाड़ का शासक कौन बन जाता? राव रणमल बन जाता। इसलिए हंसाबाई इस मेवाड़ में अपना जो पोता था उस पोता का नाम क्या था? राणा कुंभा। और राणा कुंभा का राज्याभिषेक होता है, लेकिन हंसाबाई को भय था कि कहीं एक ही मेरा पुत्र था उसकी भी हत्या कर दी गई और अब मेरा एक ही इकलौता पोता है, कहीं इसकी हत्या ना कर दी जाए।
इसलिए हंसाबाई पत्र लिखकर मारवाड़ से अपने भाई को बुलाती है, और मारवाड़ राज्य का उस समय जो शासक था उसका नाम क्या था? राव रणमल। और राव रणमल कहाँ आता है? राव रणमल आता चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अपनी सेना लेकर, और अपनी सेना के साथ में राणा कुंभा का अपने विरोधियों के बीच में क्या करवा देता है? राज्याभिषेक करवा देता है। अब इस प्रकार राज्याभिषेक जब होता है तब राणा कुंभा का जो आरंभ में जो संरक्षक बनता है, वो संरक्षक कौन बनता है? मारवाड़ का शासक राव रणमल संरक्षक बनता है। राव रणमल ने मेवाड़ में आने के बाद में 2-3 कार्य किए थे। पहला कार्य इन्होंने ये किया कि इनके जो पिता थे, राणा कुंभा के जो पिता थे राणा मोकल, और राणा मोकल के जो हत्यारे थे चाचा और मेरा, और इस चाचा और मेरा का जो वध किया था वो वध किसके द्वारा किया गया? राव रणमल ने इनका वध कर दिया था। राव रणमल ने इनका वध कर दिया, और जो मेपा पंवार था, ये मेपा पंवार मांडू चला जाता है, लेकिन बाद में इसका भी क्या कर दिया जाएगा? वध कर दिया जाएगा। इस प्रकार मेवाड़ के जो शासक बने वो शासक कौन बने? राणा कुंभा बने। राणा कुंभा जो शासक बने थे वो महाराणा कुंभा जी शासक बने कब थे? सन 1433 में महाराणा कुंभा इस प्रकार जब शासक बनते हैं तब बनते कब? सन 1433 ईस्वी में। और इनकी जो मृत्यु होती है वो हत्या कर दी जाती है 68 में। इन्हीं का पुत्र इनकी क्या करेगा? हत्या करेगा। इस प्रकार मेवाड़ के जो अगले उत्तराधिकारी बनते हैं, अगले जो शासक बनते हैं वो कौन है? राणा कुंभा। राणा कुंभा की यदि प्रमुख उपलब्धियों की बात करें या राणा कुंभा की प्रमुख उपाधियों की बात करें तो एक तो है इनकी प्रमुख उपाधियां। तो राणा कुंभा ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी, सबसे पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं। राणा कुंभा की उपाधियों का जो हमें मिलती है उपाधियां, वो एक तो इनकी उपाधियां मिलती है कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। कौन सी प्रशस्ति में? कुंभलगढ़ प्रशस्ति में इनकी उपाधियां मिलती है। और एक इनकी जो उपाधियां मिलती है वो मिलती है विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति पर। विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में इनकी उपाधियों का वर्णन है। यानी राणा कुंभा ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी। राणा कुंभा की जो प्रमुख उपाधियां हैं वो पहली उपाधि अभिनव भारताचार्य है। ये ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, कौन कौन सी उपाधियां हैं? इनकी उपाधि है अभिनव भारताचार्य। अभिनव भारताचार्य, देखिएगा भारताचार्य थे कौन? भारताचार्य एक महान संगीतज्ञ थे। अभिनव का अर्थ क्या होता है? अभिनव का अर्थ होता है एकदम नया, बिल्कुल नया। राणा सांगा के बारे में भी कहा जाएगा, बाद में हम राणा सांगा पढ़ेंगे तब भी पढ़ेंगे। लेकिन महाराणा कुंभा जो थे वो महाराणा कुंभा संगीत प्रेमी थे, और संगीत प्रेमी होने के कारण इन्होंने जो उपाधि धारण की थी वो कौन सी की थी? अभिनव भारताचार्य की उपाधि धारण की। तो संगीत प्रेमी होने के कारण, किसके कारण? संगीत प्रेमी होने के कारण, संगीत प्रेमी होने के कारण राणा कुंभा ने कौन सी उपाधि धारण की? अभिनव भारताचार्य की उपाधि धारण की। इन्हीं की जो उपाधि है वो है हिंदू सुल्तान। देखिएगा हिंदू सुल्तान, जो हिंदू सुल्तान है इसी की भी उपाधि किसने धारण की? राणा कुंभा ने उपाधि धारण की। इन्हीं की एक उपाधि है जिसका नाम है हाल गुरु। कौन सा गुरु? हाल गुरु। देखिएगा अभिनव भारताचार्य, हिंदू सुल्तान, हाल गुरु। इसके अलावा इनकी एक प्रसिद्ध और उपाधि है जिसका नाम है राणो रासो। राणो रासो। ये जो प्रमुख उपाधियां, और भी इनकी प्रमुख उपाधियां, ये जो प्रमुख उपाधियां किसकी है? राणा कुंभा की। हिंदू सुल्तान की उपाधि धारण क्यों की? महान हिंदू शासक होने के कारण। महान हिंदू शासक होने के कारण, शासक होने के कारण इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? इन्होंने हिंदू सुल्तान की उपाधि धारण की। हाल गुरु इसलिए कि पहाड़ी दुर्गों का स्वामी होने के कारण, पहाड़ी दुर्गों का स्वामी होने के कारण, पहाड़ी दुर्गों का स्वामी होने के कारण हाल गुरु। राणो रासो साहित्यकारों का आश्रयदाता होने के कारण, साहित्यकारों का आश्रयदाता, साहित्यकारों का आश्रयदाता होने के कारण ये कौन सी उपाधि धारण करते हैं? राणो रासो की उपाधि धारण करते हैं। इनकी जो प्रमुख उपाधियां हैं, ये 4 इनकी प्रमुख उपाधियां। इनके अलावा इनकी जो अन्य उपाधियां हैं, अन्य उपाधियों का जब भी जिक्र मिलता है, जैसे इनकी जो अन्य उपाधियां, अन्य उपाधियों में कौन कौन सी है? जैसे इन्होंने उपाधि धारण की राजगुरु।
महान राजनीतिज्ञ होने के कारण राजगुरु, छापामार पद्धति में दक्ष होने के कारण छाप गुरु, इन्हीं की उपाधि है महाराजा धीराज। इन्हीं की जो उपाधि है वो कौन सी है? महाराजा धीराज। इन्हीं की उपाधि है टोडरमल। ये जो प्रमुख उपाधियां हैं, ये प्रमुख उपाधियां धारण करते हैं महाराणा कुंभा। एक प्रश्न इनका यह भी आता है कि महाराणा कुंभा की जो ये प्रमुख उपाधियां थी, ये प्रमुख उपाधियां हम यूं कह सकते हैं, ये प्रमुख उपाधियां किस प्रशस्ति में मिलती है? तो याद रखिएगा, विजय स्तंभ प्रशस्ति में और कुंभलगढ़ प्रशस्ति में महाराणा कुंभा को कौन सी उपाधियां मिलती है? अनेक प्रकार की। लगभग महाराणा कुंभा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 108 उपाधियां धारण की थी। कुल कितनी उपाधियां? 108 उपाधियां धारण की, जिसमें से प्रमुख उपाधियां ये 4 उपाधियां। इसके अलावा अन्य उपाधियों में हम बहुत सारी उपाधियां लिख सकते हैं। महाराणा कुंभा जी की उपाधियां जो अन्य उपाधियां हैं, इन अन्य उपाधियों में इन्हीं को उपाधि दी गई है किसकी? राजगुरु की। इन्हीं को कहा जाता है छाप गुरु, इन्हीं को क्या कहा जाता है? महाराजा धीराज, इन्हीं को कहा जाता है टोडरमल, इन्हीं को कहा जाता परम गुरु। इन्हीं की उपाधि कहते हैं कि परम परमेश्वर, सभी के ये गुरु थे अपने समकालीन। परम गुरु, महान दानी होने के कारण इन्हीं को क्या कहा गया है? दान गुरु कहा गया। इन्हीं की जो उपाधि मिलती है, एक इन्हीं ने महाराजा की उपाधि धारण भी की थी। महाराजा धीराज, ध्यानेश्वर महाराजा की उपाधि धारण की थी। ये इनकी सेल गुरु। इनके अलावा इन्हीं की उपाधि मिलती है। इन्हीं की जो अन्य उपाधियां मिलती है, ये अन्य उपाधियां हैं। लेकिन आपसे यदि उपाधियां पूछी जाएगी तो ये नहीं पूछी जाएगी, ये 4 प्रमुख उपाधियां पूछी जाएगी। किसकी? महाराणा कुंभा की। महाराणा कुंभा शासक बने कब थे? महाराणा कुंभा शासक बने 33 में, और इन कब तक? सन 1468 तक ये शासक रहे थे। इसके अलावा देखिएगा, महाराणा कुंभा का यदि हम आरंभिक जीवन देखें, महाराणा कुंभा का यदि हम आरंभिक जीवन देखें तो आरंभिक जीवन में आपको इतना सा पता चल गया होगा कि राणा कुंभा के जो पिता थे वो पिता कौन थे? राणा कुंभा के जो पिता थे वो थे मोक्कल, और इनकी जो माँ थी वो माँ कौन थी? सौभाग्य देवी। यानी राणा मोक्कल और सौभाग्य देवी से किसका जन्म हुआ था? राणा कुंभा का जन्म हुआ था। इनके पिता की जो हत्या है, वो हत्या झीलवाड़ा नामक स्थान पर कर दी जाती है, और झीलवाड़ा नामक स्थान पर जब हत्या होती है तब ये भाग कर चित्तौड़ आते हैं। चित्तौड़ आने के उपरांत इनकी जो दादी माँ थी हंसाबाई पत्र लिख कर मारवाड़ से अपने भाई को बुलाती है, मेवाड़, और इनका जो संरक्षक है वो संरक्षक कौन बन जाता है? राव रणमल। यानी इनका जो संरक्षक है, आरंभ में इनका जो संरक्षक बनता है वो संरक्षक बनता है राव रणमल। राव रणमल कहाँ के शासक थे? ये मारवाड़ के शासक थे। कहाँ के शासक? मारवाड़ के शासक। लेकिन ये कितने वर्ष की आयु में शासक बनते हैं? जब छोटे ही थे तब शासक बन गए थे। और इनके बाद में जो ये राव रणमल है, इनका हस्तक्षेप आरंभ हो जाता है मारवाड़ में। राव रणमल का इतना सा देखिएगा, राव रणमल की एक दासी थी जिसका नाम था भारमली। मारवाड़ में ये रहते कहाँ? चित्तौड़ में। और इनकी जो दासी थी, उस दासी का नाम क्या था? भारमली इनकी दासी थी। इन्होंने क्या किया? इन्होंने पहला काम ये किया कि मेवाड़ में जो सरदार थे वो सरदार कौन से थे? सिसोदिया सरदार थे, क्योंकि यहाँ के जो सरदार होते थे वो इसी वंश के होते थे, सिसोदिया सरदार। तो इन्होंने सिसोदिया सरदारों को हटाना आरंभ कर दिया, और सिसोदिया सरदारों को हटाकर इनकी जगह जो नए सरदार बनाए वो कौन से सरदार बनाए? राठौड़ सरदार बनाए। और जो राठौड़ सरदार होते थे वो कहाँ होते थे? मारवाड़ में होते थे। यानी इनका हस्तक्षेप आरंभ हो गया था। कर्ता और धर्ता, हम यूं कह सकते हैं कि जो राव रणमल है, ये राव रणमल मेवाड़ के क्या बन गए थे? मेवाड़ के कर्ता और धर्ता बन गए। मेवाड़ के कर्ता और धर्ता बन गए थे राव रणमल। और राव रणमल के मेवाड़ के इतने कर्ता धर्ता बन गए कि सिसोदिया सरदारों को हटाकर मेवाड़ के जो उच्च पद थे, उन उच्च पदों पर इन्होंने राठौड़ सरदारों को नियुक्त कर दिया। उसके बाद में यहीं तक सिलसिला आरंभ नहीं होता है, सिलसिला यहीं तक समाप्त नहीं होता है। इन्होंने राघव देव की हत्या करवा दी। किसकी हत्या करवा दी? राघव देव की हत्या करवा दी मेवाड़ में। इसलिए सरदार इनसे नाराज हो गए। राघव देव था कौन? राणा जो लाखा थे, राणा लाखा के 3 पुत्र थे। एक पुत्र जो हंसाबाई से उत्पन्न हुए उनका नाम मोक्कल, और संधि की शर्त के अनुसार शासक कौन बन गए? मोक्कल बन गए। एक जो वचन दिया था उसका नाम क्या था? चुंडा सिसोदिया। वो मेवाड़ के क्या कहलाए? भीष्म पितामह कहलाए। इन्होंने हंसाबाई के कहने पर मेवाड़ राज्य का त्याग कर दिया और कहाँ चले गए? मांडू चले गए।
तो देखिएगा, जो राणा लाखा थे, राणा लाखा के जो 2 पुत्र थे, एक पुत्र तो शासक बन गए मोकल, और 2 अन्य जो पुत्र थे उनमें से एक पुत्र था चुंडा सिसोदिया, चुंडा सिसोदिया। और इनके बारे में कहा जाता है कि जब मोकल शासक बने थे तब हंसाबाई ने इनको अपने राज्य से निष्कासित कर दिया, राज्य से बाहर निकाल दिया। इस कारण ये राज्य छोड़कर कहां चले गए? मांडू चले गए। एक मां के कहने पर ये अपने राज्य का त्याग करके कहां चले जाते हैं? मांडू चले जाते हैं। इस कारण चुंडा सिसोदिया को मेवाड़ का राम भी कहा जाता है। मेवाड़ का क्या कहा जाता है? राम कहा जाता है इनको। और इन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, परम प्रतिज्ञा, जब विवाह हो रहा था तब, का कि और शासक बनाए या ना बनाए, लेकिन चुंडा सिसोदिया वचन देता है कि राणा लाखा और हंसाबाई से जो पुत्र उत्पन्न होगा उसको मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। इसी कारण इनको क्या कहा गया? मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा गया। मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा गया, भीष्म पिता कहा गया। किसको कहा गया? चुंडा सिसोदियों को कहा गया। इन्हीं का एक छोटा भाई था जिसका नाम था राघव देव। अब देखिएगा, ये तो चले गए, चुंडा सिसोदिया कहाँ चले गए? मांडू चले गए, लेकिन राघव देव कहाँ रहते थे? मेवाड़ में ही रहते थे। और शासक कौन बने? मोकल बने। लेकिन मोकल की क्या हो गई? हत्या। हत्या के बाद में शासक कौन बने? कुंभा। और कुंभा के संरक्षक बने राव रणमल। राव रणमल ने जब हस्तक्षेप आरंभ कर दिया और कर्ता धर्ता बन गया, तब इनके पास में एक प्रमुख पद था मेवाड़ सरदार का, और ये जब हटने के लिए तैयार नहीं हुए तब इनकी क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। इनकी हत्या में जो हाथ था वो राव रणमल का था, और राव रणमल के एक पुत्र भी थे जिनका नाम था राव जोधा। राव जोधा का भी था। इस कारण जितने भी मेवाड़ के जो सरदार थे वो सारे के सारे मेवाड़ के सरदार नाराज हो गए, और नाराज होकर मेवाड़ के सरदार चले गए मांडू, और मांडू से बुलाकर किसको लेकर आए? चुंडा सिसोदिया को बुलाकर लेकर आए। चुंडा सिसोदिया जब मेवाड़ की धरती पर आता है तब सभी सरदार इनका साथ देते हैं, और चुंडा सिसोदिया मुलाकात करता राणा कुंभा से। और राणा कुंभा तब तक बड़े भी हो चुके थे, और राणा कुंभा को समझाते भी है कि देखो ये राव रणमल एक दिन इस मेवाड़ को क्या बना देगा? मारवाड़ बना देगा, इसलिए इनसे ज्यादा हस्तक्षेप इनसे हाथ से लिया जाए। और इसी समय ये जो दासी थी भारमली, ऐसा भी कहा जाता है कि ये भारमली से प्रेम कौन करते थे? देखिएगा, भारमली प्रेम किससे करती थी? राणा कुंभा से विवाह करना चाहती थी, लेकिन भारमली दासी किसकी? रणमल की। और इस बात का भी पता किसको चलता है? राणा कुंभा को चलता है। इस कारण राणा कुंभा ने और चुंडा सिसोदिया ने मिलकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में राव रणमल की हत्या करने की योजना बनाई। इस योजना में इनका जो साथ दिया था वो भारमली ने दिया था, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही सन 1436 में राव रणमल की क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। जिस समय राव रणमल की हत्या होती है उस समय इनके पुत्र कहाँ थे? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही थे। कहाँ थे? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही थे। और ये अब हत्या किसकी करना चाह रहे थे? राव जोधा की करना चाह रहे थे। लेकिन राव जोधा के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि वो जहाँ पर जितने भी राठौड़ सरदार है, वो राठौड़ सरदारों ने आवाज भी लगाई थी कि भाग सके तो भाग जोधा, थारो रणमल मारियो जाए। ऐसी आवाज लगाते हैं मारवाड़ी भाषा में, और वहां से राव जोधा यहाँ से भागकर कहाँ आ जाते हैं? मारवाड़ आ जाते हैं। अब देखिएगा, राजस्थान की जो स्थिति है वो राजस्थान की स्थिति कैसी होती है। यहाँ इस प्रकार का एक राज्य जिसका नाम क्या है? मेवाड़, और इस प्रकार का एक राज्य जिसका नाम क्या है? मारवाड़। मारवाड़ में जो राजधानी है वो राजधानी कहाँ है? मंडोर। मारवाड़ की जो राजधानी है वो राजधानी कहाँ है? मंडोर। और यहाँ पर जो राजधानी है वो राजधानी कहाँ है? चित्तौड़। चित्तौड़ का जो शासक है वो शासक कौन है? राणा कुंभा। राणा कुंभा। और राणा कुंभा की जो दादी माँ है वो दादी माँ कौन है? हंसाबाई। और हंसाबाई अभी तक क्या है? जीवित है। और यहाँ का जो शासक था रणमल, रणमल की हत्या कर दी गई। और हत्या कहाँ की गई थी? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में की गई थी। ऐसा हम डिटेल में और भी आगे पढ़ेंगे मारवाड़ राज्य के इतिहास में, कि कुछ लोग कहते हैं कि जहर दे दिया गया था भारमली ने, कुछ लोग कहते हैं कि उनको एक चारपाई के साथ में बांध दिया गया था, और उसके बाद में तलवारों से उनकी क्या कर दी? हत्या कर दी थी। उसके बाद में देखो, चित्तौड़गढ़ दुर्ग से जब राव जोधा भाग कर आते हैं, कहां पर आएंगे? भाग कर मेवाड़ में आएंगे। तब वो मेवाड़ में मंडोर ना जाकर मारवाड़ में ये आगे आकर एक गांव में छिप जाते हैं, और इस गांव का नाम क्या? काहुनी गांव। और ये काहुनी गांव में रहते हैं।
और इधर चित्तौड़ में राणा कुंभा की जो सेना है वो सेना इसका पीछा करती है और पीछा करके इस दुर्ग पर क्या कर लेती है, अधिकार कर लेती है। अर्थात मंडोर दुर्ग पर किसका अधिकार हो जाता है, मेवाड़ की सेना का अधिकार हो जाता है। और ये पीछा किसके द्वारा किया गया था, चुंडा सिसोदिया के द्वारा किया गया। चुंडा सिसोदिया कुछ समय तक रहता है कहां पर, इसी दुर्ग में रहता है, मंडोर दुर्ग में। लेकिन बाद में आला हिंगोड़ा को चित्तौड़गढ़ मंडोर दुर्ग का, आड़ा हिंगोला को मंडोर दुर्ग का किलेदार बनाकर ये वहां से वापस चला जाता है। और 15 वर्षों के संघर्ष के बाद काहुनी गांव में जो राव जोधा था वो आता है यहां पर और मंडोर में आड़ा हिंगोला को मारकर मंडोर पर अधिकार कर लेता है। इसके बाद में देखो मारवाड़ और मेवाड़ के मध्य संघर्ष होता है, क्योंकि जो मारवाड़ का राजा था वो राव जोधा था और मेवाड़ का जो राजा था वो राणा कुंभा था। राव जोधा और महाराणा कुंभा ये दोनों आपस में लड़ते हैं। कभी आक्रमण होता था इधर से इस पर और कभी ये आक्रमण ये इस पर करते थे। यानी जो स्थिति थी वो स्थिति ये हो गई थी इन दोनों की। इस प्रकार का ये राज्य जिसका नाम है मेवाड़ और इस प्रकार का एक राज्य जिसका नाम क्या है, मारवाड़। और मारवाड़ के जो शासक है वो शासक कौन, राव जोधा। मारवाड़ के शासक राव जोधा। और मेवाड़ के जो शासक है वो मेवाड़ के शासक कौन है, महाराणा कुंभा। और महाराणा कुंभा की जो दादी माँ है वो कौन है, हंसाबाई। और इनके हंसाबाई क्या लगती है, इनके पिता की बहन थी, यानी इनकी बुआ। और इनकी कौन है, दादी माँ। ये इधर मारवाड़ की सेना आक्रमण करती थी मेवाड़ पर और मेवाड़ की सेना आक्रमण करती थी मारवाड़ पर। और ये जो आक्रमण का प्रमुख केंद्र था, ये जो प्रदेश था उस प्रदेश का नाम क्या था, गोंडवाना प्रदेश। और इस गोंडवाना प्रदेश से सर्वाधिक आक्रमण होता था। इस आक्रमण में कई मारवाड़ के सैनिक शहीद हो गए और कई युवराज मेवाड़ के हो गए। इसको देखते हुए हंसाबाई इस विवाद में भाग लेती है और हंसाबाई इन दोनों के मध्य एक संधि करवा देती है और उस संधि का नाम क्या है, आंवल बांवल की संधि। जो आंवल बांवल की जो संधि होती है वो संधि इन दोनों के मध्य होती है। किसकी मध्यस्थता से, हंसाबाई की मध्यस्थता से। और उसके बाद में इन दोनों के मध्य राजीनामा होता है। इस संधि की एक ये भी शर्त थी कि राव जोधा अपनी ज्येष्ठ पुत्री सनगार देवी का विवाह राणा कुंभा के ज्येष्ठ पुत्र राव रायमल के साथ में किया जाएगा। इनके 2 पुत्र थे, रायमल और उदा, और इसने अपनी पुत्री सनगार देवी का विवाह इनके जो ज्येष्ठ पुत्र थे रायमल उनके साथ में कर दिया गया था। उसके बाद में जो सोजत नगर को मध्य रखकर यह संधि की गई थी और यह कहा गया था कि जो बबूल वाले पेड़ की सीमा है वो मारवाड़ की होगी और जो आंवला वाले पेड़ की जो सीमा है वो मेवाड़ की होगी। इसी कारण इस संधि का नाम क्या पड़ा, आंवल बांवल की संधि पड़ा। इसे मारवाड़ मेवाड़ की संधि भी कहते हैं, लेकिन ये सर्वाधिक जो प्रसिद्ध है वो किसके नाम से, आंवल बांवल की संधि के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद में शासक बनते हैं स्वतंत्र। मेवाड़ के शासक कौन, महाराणा कुंभा। लेकिन महाराणा कुंभा के उसके बाद के जो प्रमुख अभियान है वो बाद के प्रमुख अभियान कौन कौन से है। ये महाराणा कुंभा का आरंभिक संघर्ष था और उसके बाद में ये सैनिक अभियान कौन कौन से सैनिक अभियानों में भाग लेते हैं। तो महाराणा कुंभा के प्रमुख सैनिक अभियान, महाराणा कुंभा के प्रमुख सैनिक अभियान, इनके जो प्रमुख सैनिक अभियान है वो सैनिक अभियान कौन कौन से है। तो देखो इनके जो प्रमुख सैनिक अभियान है, सैनिक अभियान इस प्रकार का एक राज्य है जिसका नाम क्या है, मेवाड़। ये मान लीजिए एक राज्य जिसका नाम है मेवाड़। इस प्रकार का एक राज्य हुआ करता था जिसका नाम था सिरोही, और ये है आबू, और ये क्या हो गया, मेवाड़ हो गया। तो इनका जो पहला सैनिक अभियान आता है वो पहला सैनिक अभियान में हम पढ़ते हैं आबू विजय। इनके पहले सैनिक अभियान के रूप में हम जो विजय पढ़ते हैं वो विजय कौन सी पढ़ते हैं, आबू विजय पढ़ते हैं। मेवाड़ और आबू के मध्य विवाद का कारण क्या था। आबू और मेवाड़ के मध्य जो विवाद का कारण था वो कारण ये था कि एक आबू का सिरोही का शासक था जिसका नाम था शेषमल। आबू का जो शासक था उसका नाम क्या था, शेषमल। महाराणा कुंभा मेवाड़ का जो शासक वो शासक राणा कुंभा, और राणा कुंभा ने जो आक्रमण किए थे आबू पर, जो आक्रमण किया था, इस पर जो आक्रमण किया था, इस आक्रमण का कारण क्या था। इस आक्रमण का जो प्रमुख कारण था वो प्रमुख कारण ये था कि शेषमल ने क्या किया,
मेवाड़ के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, यानी मेवाड़ के कुछ गांवों पर अधिकार कर लिया और अधिकार करके इसको किस में मिला लिया, आबू में मिला लिया। एक कारण तो यह है। जो दूसरा कारण है वो दूसरा कारण यह है कि जो मेवाड़ पर जो अधिकांश आक्रमण होते थे वो आक्रमण इसी दिशा से होते थे और आबू का शासक यानी सिरोही का शासक शेषमल उन आक्रमणों को आगे आने देता था, अधीनता स्वीकार कर लेता था, जिसका सामना किसको करना पड़ता, मेवाड़ को करना पड़ता था। इसलिए राणा कुंभा ने एक सैनिक अभियान किया और सैनिक अभियान के दौरान नारसिंह डोडिया इनका जो सेनापति था और नारसिंह डोडिया की अध्यक्षता में सेना जाती है मेवाड़ से, सेना जाती है आबू पर और ये सेनापति बनकर आक्रमण करता आबू पर और ये हरा देता किसको, शेषमल को। शेषमल को हराने के बाद में लगभग अधिकार कर लेता किस पर, आबू पर, और आबू के आसपास के जो क्षेत्र थे उन पर भी अधिकार कर लेता है। इसी दौरान महाराणा कुंभा ने आबू के अंतर्गत एक दुर्ग बनवाया जिसका नाम है अचलगढ़ दुर्ग और इन्होंने एक बसंती दुर्ग या बसंतगढ़ दुर्ग का भी निर्माण करवाया था और इनकी जो ये विजय है ये विजय क्या कहलाती है, आबू विजय कहलाती है। तो आबू विजय महाराणा कुंभा की जो प्रथम विजय है ये भी याद रखिएगा। आबू विजय है, ये आबू विजय महाराणा कुंभा की प्रथम विजय है। आबू विजय महाराणा कुंभा की प्रथम विजय है। इस विजय के बारे में पढ़े तो देखिएगा कौन सी विजय, आबू विजय, आबू विजय। और इस विजय के अंतर्गत याद रखिएगा प्रमुख सैनिक अभियानों में तो ये महाराणा कुंभा की प्रथम विजय थी या महाराणा कुंभा का प्रथम सैनिक अभियान, प्रथम सैनिक अभियान, ये महाराणा कुंभा का प्रथम सैनिक अभियान था। और आबू पर हम यूं कह सकते हैं आबू के आक्रमण करने का कारण क्या था। आक्रमण के जो कारण थे वो आक्रमण के कारण कितने थे, दो थे। आक्रमण के जो प्रमुख कारण यदि हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कारण नंबर 1, जो यहाँ का जो शासक था उसका नाम क्या था, शेषमल। शेषमल, ये याद रखिएगा, यदि पूछ ले आबू का शासक कौन था उस समय, शेषमल। तो शेषमल ने मेवाड़ी गांवों पर अधिकार कर लिया, मेवाड़ी गांवों पर अधिकार कर लिया, अधिकार कर लिया। एक तो कारण यह था मेवाड़ी गांवों पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। दूसरा कारण यह था कि मेवाड़ पर आक्रमण इसी दिशा से होते थे, मेवाड़ पर आक्रमण इसी दिशा से होते थे, इसी दिशा से होते थे, इसलिए आक्रमण किया गया। होते थे या होते हैं, अधिकांश जो आक्रमण होते थे वो इसी दिशा से होते थे। इस कारण इस आक्रमण का सामना किसको करना पड़ता, महाराणा कुंभा को करना पड़ता। इसलिए महाराणा कुंभा ने आबू पर विजय प्राप्त करने के लिए जिस सैनिक को गठित या जिस सैनिक को सेनापति बनाया था उस सैनिक का नाम क्या है, नारसिंह डोडिया। नारसिंह डोडिया की अध्यक्षता में सेना जाती है और ये नारसिंह डोडिया किस पर अधिकार कर लेता है, आबू पर अधिकार कर लेता है, सिरोही पर अधिकार कर लेता है और इनके आसपास के क्षेत्रों पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। महाराणा कुंभा ने इसी दौरान 2 दुर्गों की नींव रखी थी। एक दुर्ग जो बनवाया उसका नाम है अचलगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग। और एक दुर्ग बसाया जिसका नाम है बसंती दुर्ग या इसी को कहते हैं बसंतगढ़ दुर्ग, बसंतगढ़ दुर्ग या बसंती दुर्ग। इन दोनों दुर्गों का निर्माण करवाया जाता है। ये दोनों दुर्ग कहाँ है, सिरोही में है, अचलगढ़ दुर्ग और इसके अलावा कौन सा दुर्ग, बसंतगढ़ दुर्ग। इसको बसंती दुर्ग भी कहते हैं। और ये महाराणा कुंभा की जो विजय है वो कौन सी विजय कहलाती है, प्रथम विजय कहलाती है या प्रथम सैनिक अभियान था। इसके अलावा महाराणा कुंभा के यदि प्रमुख सैनिक अभियानों की बात करें तो देखिएगा महाराणा कुंभा और नागौर, यानी कुंभा और नागौर, कुंभा और नागौर विजय। महाराणा कुंभा कौन सी विजय प्राप्त करते हैं, नागौर विजय प्राप्त करते हैं। एक तो ये विजय हो गई इनकी। दूसरी इनके बाद में एक विजय होती है कुंभा और गुजरात, कुंभा और कौन सी विजय, गुजरात विजय, कुंभा और गुजरात विजय। एक इनकी जो विजय आती है वो विजय हम लिख सकते हैं कुंभा और मांडू विजय,
कुंभा और मालवा कोई मांडू कहते हैं और मालवा कोई मध्य प्रदेश अर्थात मांडू कहा जाता है। मांडू का बाद में नाम मालवा पड़ा और मालवा का वर्तमान क्षेत्र जो है वो क्या है, मध्य प्रदेश है। ये इनके 3 प्रमुख सैनिक अभियान है। महाराणा कुंभा ने नागौर विजय प्राप्त की थी, महाराणा कुंभा ने गुजरात जीता था और महाराणा कुंभा ने मांडू जीता था। सबसे पहले पढ़ते हैं नागौर विजय। देखिएगा नागौर में था क्या, नागौर एक छोटा सा क्षेत्र था उस समय, ये नागौर के बारे में कहा जाता है एक छोटा सा क्षेत्र था नागौर, और ये जो विजय प्राप्त होती है वो लगभग नागौर दुर्ग पर विजय प्राप्त होती है। यहाँ की जो विजय प्राप्त करने की जो पूरी कहानी थी वो पूरी कहानी क्या है, नागौर दुर्ग में 2 भाई थे, एक का नाम था शम्स खां, एक था जिसका नाम था नासुरुद्दीन। एक शम्स खां और दूसरा एक व्यक्ति था जिसका नाम नासुरुद्दीन। ये दोनों भाई थे, शम्स खां और नासुरुद्दीन। हुआ ऐसा था कि इनके पिता की मृत्यु के बाद में नागौर दुर्ग का जो शासक बना, नागौर का जो शासक बना वो कौन बना, नासुरुद्दीन बना। शासक बनना कौन चाहता था, शम्स खां बनना चाहता था। इस कारण शम्स खां मदद मांगता है किससे, महाराणा कुंभा से। और महाराणा कुंभा उस समय शक्तिशाली थे और महाराणा कुंभा को यह कहा जाता है कि आप मेरी सहायता करो नागौर का शासक बनाने के लिए, और मैं शासक बनने के बाद में आजीवन आपका सामंत रहूंगा और आपकी मैं अधीनता स्वीकार कर लूंगा। उसके बाद में महाराणा कुंभा अपनी सैनिक सहायता देता है शम्स खां को, और शम्स खां को महाराणा कुंभा शासक बना देता कहां का, नागौर का। इन्हीं शम्स खां के बारे में कहा जाता है कि ये जो शम्स खां है, ये शम्स खां नागौर के प्रथम स्वतंत्र मुस्लिम शासक है, जिनको बनाया किसने, महाराणा कुंभा ने बनाया। महाराणा कुंभा की अधीनता स्वीकार कर ली। महाराणा कुंभा की शर्तें भी थी कि प्रतिवर्ष कर देगा, नागौर में कभी भी गायों की गोहत्या नहीं करवाई जाएगी, और इसके अलावा एक ये भी शर्त थी कि नागौर दुर्ग का कभी भी पुनः निर्माण नहीं होगा, क्योंकि इस दुर्ग का पुनः निर्माण करवाकर शक्तिशाली होकर दुर्ग के अंदर सुरक्षित हो जाए। इन्होंने कहा शम्स खां ने कि ठीक है, ये शर्तें मुझे मंजूर है। लेकिन कुछ समय बाद में इन्होंने इन संधि की शर्तों को तोड़ना आरंभ कर दिया, अर्थात शम्स खां ने नागौर दुर्ग का पुनः निर्माण करवाया जो संधि के शर्त के विरुद्ध था। उन्होंने महाराणा कुंभा को कर देने से भी मना कर दिया। जब महाराणा कुंभा के सैनिक आते हैं तब ये कहते हैं कि महाराणा कुंभा कौन है, मैं तो जानता ही नहीं। जब इतना सब कुछ हो गया और नागौर में गो हत्या भी करवाई जाती है और महाराणा कुंभा की अधीनता स्वीकार करने से मना कर देता है, तब महाराणा कुंभा आक्रमण करता है किस दुर्ग पर, नागौर दुर्ग पर। नागौर दुर्ग पर अधिकार करके महाराणा कुंभा नागौर दुर्ग को जीत लेता है। लेकिन जो शम्स खां थे, देखिएगा जो यहाँ के जो शासक थे शम्स खां, ये शम्स खां नागौर से कहाँ चले गए, गुजरात चले गए। नागौर से शम्स खां कहाँ चले गए, गुजरात चले गए। लेकिन ये शम्स खां पकड़े नहीं गए, गुजरात चले गए। और इस प्रकार राणा कुंभा ने कौन सी विजय प्राप्त कर ली, नागौर विजय प्राप्त कर ली। और गुजरात में जब गए थे उस समय जो गुजरात का जो शासक था, गुजरात का शासक कौन था, कुतुबुद्दीन खां। और इस कुतुबुद्दीन खां के पास में कौन चले गए, शम्स खां चले गए। तो इधर महाराणा कुंभा के विरुद्ध ये 2 व्यक्ति योजना बना रहे थे कि मेवाड़ पर क्या किया जाए, आक्रमण किया जाए। शम्स खां को छोड़ दिया क्योंकि शम्स खां यहां से कहां चला गया, गुजरात। और गुजरात का शासक कौन, कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन से कहता है शम्स खां कि मेरे पास में यदि 50,000 सेना और होती तो मैं नागौर की धरती पर महाराणा कुंभा को धूल चटा देता। इसलिए इसके पास में 1.5 लाख सेना थी और इन दोनों ने संयुक्त रूप से आक्रमण कर दिया महाराणा कुंभा पर। इन दोनों का जो संयुक्त आक्रमण होता है वो संयुक्त आक्रमण होता है किस पर, मेवाड़ पर संयुक्त आक्रमण होता है। ये दोनों मेवाड़ पर आक्रमण करते हैं और महाराणा कुंभा ने क्या किया, महाराणा कुंभा ने इस आक्रमण में किसकी हत्या कर दी, शम्स खां की हत्या कर दी। और कुतुबुद्दीन खां यहां से भागकर वापस कहां चला गया, गुजरात चला गया। और जीवन में कुतुबुद्दीन खां ने कभी मेवाड़ पर आक्रमण नहीं किया। इस विजय को हम कौन सी विजय कहते हैं, गुजरात विजय कहते हैं। तो छोटी सी विजय है गुजरात विजय। अब देखो महाराणा कुंभा ने क्या जीत लिया, गुजरात जीत लिया। और उसके बाद में देखो मांडू का जो शासक था उसको हम कहते हैं M.K. फर्स्ट, यानी इसका नाम है महमूद खिलजी प्रथम। इनका जो नाम है वो नाम क्या है, महमूद खिलजी प्रथम। महमूद खिलजी प्रथम ने मेवाड़ पर कुल 5 बार आक्रमण किया था और हर बार राणा कुंभा ने इनको हराया। इन्होंने एक बार दुर्ग किया था अचलगढ़ दुर्ग पर
और अचलगढ़ दुर्ग पर जब आक्रमण किया तब मधुमक्खियों ने इनका पीछा किया था और यहीं पर एक स्थल है जिसका नाम है भंवराथल स्थल। उसके बाद में इन्होंने मेवाड़ के जो शाही परिवार है सिसोदिया वंश, इन्होंने सिसोदिया वंश की कुल देवी का मंदिर बन रखा था केलवाड़ा में और इस मंदिर को भी तुड़वाता है और उसकी जो टुकड़े थे मूर्ति के वो इन्होंने मांस बेचने वाले जो व्यक्ति थे उनको दे दिए। इस कारण राणा कुंभा को गुस्सा आता है और राणा कुंभा एक युद्ध लड़ते हैं इनसे और उस युद्ध का नाम क्या है? सारंगपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध? सारंगपुर का युद्ध। और ये युद्ध लड़ा जाता है सन 1437 में। इस युद्ध के अंदर क्या होता है? ये युद्ध हुआ था महमूद खिलजी प्रथम और राणा सांगा के मध्य। राणा सांगा ने इस युद्ध में के फर्स्ट को यानी महमूद खिलजी प्रथम को इन्होंने अब तक 5 बार आक्रमण कर दिया, फिर भी ये आक्रमण कर देता था। इस कारण इन्होंने इस युद्ध में के फर्स्ट महमूद खिलजी प्रथम को बंदी बना लिया और बंदी बनाकर ये कहाँ लेकर आ गए? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में लेकर आ गए और इनको 6 माह तक चित्तौड़गढ़ दुर्ग में क्या बनाकर रखा? बंदी बनाकर रखा था। और उसके बाद में महाराणा कुंभा ने इनको रिहा कर दिया। रिहा करना यह भी है कि महाराणा कुंभा कितने महान शासक थे जिन्होंने अपने दुश्मन की हत्या ना करने के बजाय सबक सिखाने के लिए 6 माह तक बंदी बनाकर रखा और उसके बाद में क्या कर दिया? रिहा कर दिया। रिहा करने के उपरांत ये वापस चले जाते हैं। कहां पर है? मांडू चले जाते हैं और इस विजय की स्मृति में महाराणा कुंभा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में क्या बनाते हैं? विजय स्तंभ बनाते हैं या महाराणा कुंभा क्या बनाते हैं? कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाते हैं। किस दुर्ग में? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। उसके बाद में क्या हुआ? महाराणा कुंभा ने गुजरात के शासक को हरा दिया, महाराणा कुंभा ने मांडू के शासक को हरा दिया, लेकिन उसके बाद में गुजरात और मांडू दोनों एक जगह मिल गए। यानी गुजरात का जो शासक था उसका नाम क्या था? कुतुबुद्दीन खां। गुजरात का जो शासक था, गुजरात का शासक का नाम कुतुबुद्दीन खां और यहाँ का जो शासक है उनका नाम के फर्स्ट यानी महमूद खिलजी प्रथम। और इन दोनों ने मिलकर एक संधि कर ली जिसको इतिहास में चांपानेर की संधि कहा जाता है। कौन सी संधि? चांपानेर की संधि। और ये संधि होती कब है? तो ये संधि होती है सन 1456 में। जो चांपानेर की संधि है, ये चांपानेर की संधि ये दोनों शासक मिलकर करते हैं और ये जो संधि की गई थी ये संधि किसको हराने के लिए? महाराणा कुंभा को हराने के लिए की गई। और इस संधि के द्वारा ये दोनों जो आक्रमण है ये दोनों आक्रमण करते हैं मेवाड़ पर। इन दोनों ने योजना बनाई कि हम दोनों मिलकर किस पर आक्रमण करेंगे? मेवाड़ पर आक्रमण करेंगे। इस संधि को इतिहास में क्या कहा गया? चांपानेर की संधि कहा गया। लेकिन महाराणा कुंभा ने इन दोनों की संयुक्त सेना को, कुतुबुद्दीन खां को और महमूद खिलजी को, दोनों को हरा दिया। और दोनों को हराने के बाद में हम यूँ कह सकते हैं इन दोनों को इस संधि में हरा दिया जाता है और उसके बाद में बदनौर स्थान पर महाराणा कुंभा इस विजय की स्मृति में एक दुर्ग का निर्माण करवाते हैं और एक छोटा सा एक मंदिर बनवाते हैं जिसे खुशहाल माता का मंदिर कहा गया। इस प्रकार ये महाराणा कुंभा की जो प्रमुख सैनिक अभियान थे ये महाराणा कुंभा के प्रमुख सैनिक अभियान थे। महाराणा कुंभा की जो स्थापत्य कला है और महाराणा कुंभा के बारे में जो साहित्यिक जो साहित्यिक जिन जिन ग्रंथों की रचना की या साहित्यिक या विदानुराग कैसा है, साहित्य में क्या योगदान है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो यदि दोस्तों ये आपको क्लास पसंद आई है तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.